Vidya Vihar Senior Secondary School, Asalwas, Dubia, Bhiwani, the most premier CBSE school in Bhiwani. Education partner, Bhiwani Public School, laying foundation for the child's success. ICS Coaching Center, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाला हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर. फूड पार्टनर, लक्ष्मी बीकानेर मिष्ठान भंडार, विश्वास 30 वर्षों का. वेन्यू पार्टनर, आदर्श महिला महाविद्यालय, भिवानी. से आगे बढ़ाया जाएगा. इस सत्र में इस विषय पर होगी चर्चा. धन्यवाद आयुष. मंत्री जी का स्वागत है. भिवानी 49 साल का पूरा हो गया, 50वां साल है. शादी होती है तो गोल्डन ईयर मनाते हैं. आप कैसे मना रहे हैं इसको? हमें भी सब भिवानी वासियों को इस बात की खुशी है कि जब से जिला बना है धीरे धीरे करके पिछले वक्त में बहुत सारा विकास हुआ है. माइक थोड़ा ऊपर कर लीजिए. हाँ. और बहुत क्षेत्र में प्रदेश के साथ साथ भिवानी ने भी तरक्की की है. और एक चीज़ जरूर कहूँगा मैं कि जिस गति से देश आगे बढ़ना चाहिए था विकास के मामले में दुनिया के कंपैरिजन में आज़ादी के बाद, वो गति नहीं बन पाई थी. और उसी का परिणाम है कि हम सारा जिले जितने भी हैं देश के, जितने विकसित होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए. 49 साल में भिवानी ने बहुत उतार चढ़ाव देखे. केंद्र से लेकर प्रदेश तक सियासत में दबदबा रहा है इस जिले का. कई नाम बता के गए लोग. एक नाम छूट गया पीछे हमारे वक्ताओं से. अरविंद केजरीवाल भी भिवानी के हैं. हाँ, उन्होंने अपनी राजनीतिक नहीं, वो अलग है. वो सिर्फ ऐसे ही कंटेक्स्ट की बात है जी. लेकिन इतने बड़े बड़े सियासतदान यहाँ से निकले जिन्होंने प्रदेश की सियासत को आगे बढ़ाया, राज किया, फिर भी आप ये कह रहे हैं कि भिवानी पीछे रह गया. मैं भिवानी अकेले को नहीं कह रहा. जो विकास देश का पिछले आज़ादी के बाद 75 साल में होना चाहिए था उसमें कहीं न कहीं कमी रही है. और ये चीज़ मैं महसूस नहीं करता, प्रत्येक भारतवासी महसूस करता है. और ख़ासकर जो हमारे जैसा पढ़ा लिखा, जिसने इंटरनेशनल ट्रैवल किया है, दुनिया को देखा है, छोटे छोटे देश जिनके पास कोई संसाधन नहीं थे, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में, ह्यूमन सर्विसेज में, सुविधाओं में, हेल्थ में, एजुकेशन में हमारे से आगे निकल गए. तो विचार करने की बात है कि कहीं न कहीं तो कुछ कहीं हमारे से किसकी कमी रही इसमें दलाल साहब? जो भी लोग हमारा उस वक्त का नेतृत्व था, किसी एक आदमी को ब्लेम नहीं करना चाहिए. उनका अपना नीतियाँ थी, अपना विजन था. तो जिस गति से काम, मैं एक चीज़ देखता हूँ देश में, जब मैं छोटा सा था जी, मेरे गांव में बिजली नहीं थी, केरोसिन लैंप पे हम पड़े. जी. हमारे यहाँ कोई पानी की सुविधा नहीं थी. और सबसे ज़रूरी चीज़ देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सीमेंट होती थी. सीमेंट के लिए हमें कुछ इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती थी. जी. हमारे देश का चूना, हमारे देश का पत्थर, उसको पीस करके सीमेंट बनती है. आज बहुतायत में है. मेरे फादर जो थे आर्मी पर्सनल थे, हमें घर बनाना था तो डिप्टी कमिश्नर को एप्लीकेशन देते थे जी, कि हमें सीमेंट चाहिए. 50 कट्टे मांगते थे तो 5 कट्टे सैंक्शन हो जाते थे. 5 कट्टे से तो कोई घर शुरुआत भी नहीं कर सकता. अगली बार 6 महीने में फिर दोबारा छुट्टी आते थे, फिर एप्लीकेशन देते थे, तब तक वो पिछले 5 कट्टे खराब हो जाते थे. मैं किसी एक आदमी को ब्लेम नहीं करता, लेकिन जिस गति से काम होना चाहिए था पूरे देश में, वो कहीं न कहीं हमारी कमी रही है. आज जिस गति से देश में काम हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर का, जी, हाईवेज का जाल बिछ रहा है, मेट्रो चल रही है, ट्रेन का काम चल रहा है, एटॉमिक एनर्जी में काम चल रहा है, बॉर्डर पे काम चल रहा है, आत्मनिर्भर भारत पे काम चल रहा है. जो सरकारों को जो काम करना चाहिए हेल्थ में, एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो काम तो ये काम पहले नहीं होते थे। पहले होना चाहिए था, उतने नहीं होते थे जितने होने चाहिए थे। वरना तो आज
हम विकसित देशों की कतार में खड़े हो जाते। हमारे यहाँ कमी क्या है? दुनिया के अंदर सबसे अच्छी धरा हमारी अच्छी है, 4 मौसम हमारे यहाँ होते हैं, सबसे ज़्यादा दिमागदार लोग जो हमारे मेहनती लोग हैं, पढ़े लिखे। जब हमारे साइंटिस्ट अमेरिका के अंदर सबसे अच्छे, जो नासा के अंदर सबसे अच्छे लोग हैं, हमारे डॉक्टर वहाँ अमेरिका के अंदर सबसे अच्छे डॉक्टर माने जाते हैं, हमारे जो आईआईटी के इंजीनियर पढ़े बच्चे सारे दुनिया की टॉप की कंपनियां चलाते हैं, हमारे जो बच्चे यहाँ के आईआईएम मैनेजमेंट करके गए हैं, फॉर्चून 500 कंपनी के सीईओ हैं, तो दिमाग तो हमारे अंदर है और धरा हमारी अच्छी है। तो कहीं ना कहीं नेतृत्व की कमी तो रही है। तो 7 साल में कुछ तो आगे बढ़ना चाहिए था। बिल्कुल बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है। 7 साल में देश ने सबसे पहला जो काम किया है वो व्यवस्था परिवर्तन का काम किया। देश नहीं, भिवानी की बात कर रहे हैं। भिवानी में भी हुआ है, हरियाणा में भी हुआ है। मैं एक छोटे तक सीमित नहीं रहना चाहता जी। हमारे आज का कार्यक्रम हमारा छोटा ही है, मतलब भिवानी के लिए है। तो देखिए लोकतंत्र की खूबी क्या होती है कि जनता का आशीर्वाद लेकर जन समस्याओं का जनता के हिसाब से डेवलपमेंट करना, सुविधाएं देना। पहले होता क्या था राजनीति में, एक क्षेत्र का बड़ा नेता आ गया जी, संसाधन थोड़े हैं, अपने क्षेत्र के अंदर ले गए, उसका दोहन वहाँ पूरे सरकार के खजाने का वहाँ किया, दूसरे क्षेत्र का आ गया वहाँ हो गया। हमारी जब से सरकार आई है, हमारे मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी आए हैं, व्यवस्था परिवर्तन का काम किया है, चाहे नौकरियों के अंदर हो, चाहे तबादलों के अंदर हो, चाहे डेवलपमेंट के अंदर हो। मनोहर लाल जी ने डेवलपमेंट शुरू की है। पहले कहते थे कि एक नेता है, हमारे यहाँ एक लड़की का कॉलेज बना दिया जाए, हमारे यहाँ ये एक हॉस्पिटल खोल दिया जाए। उन्होंने फैसला कर रखा है कि मैपिंग करके जरूरत के हिसाब से हर 20 किलोमीटर में कॉलेज बनेगा, सारी पॉपुलेशन का सर्वे करके उसी हिसाब से हॉस्पिटल बनेगा, उसी हिसाब से कॉलेज बड़ा हॉस्पिटल बनेगा, उसी हिसाब से मेडिकल कॉलेज बनेगा, ज़रूरत के हिसाब से पशुओं का हॉस्पिटल बनेगा, ज़रूरत के जो समान जल का बंटवारा है, पानी का, ज़रूरत के हिसाब से हर पूरे प्रदेश में बराबर होगा। किसी भी सरकार को, चुनी हुई सरकार का दायित्व उसकी जो है, प्रदेश सरकार है तो पूरे प्रदेश के प्रति उसकी जिम्मेवारी है जी। देश की सरकार है, पूरे प्रदेश की जिम्मेवारी है। अब आज मैं कृषि मंत्री हूँ तो पूरे प्रदेश का हूँ। भिवानी का ठीक है कि लोहारू का मैं एमएलए हूँ, उसको मैं व्यक्तिगत तौर पर देखता हूँ, लेकिन नीतियां बनेंगी तो पूरे प्रदेश के लिए बनेंगी, पूरे प्रदेश के विकास की बात हो। आप व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने सिर्फ चेहरे बदलते देखे, चेहरों का परिवर्तन देखा। हमेशा से पिछले 15-20 वर्षों से, जब से मैं हरियाणा की पत्रकारिता कर रहा हूँ, भिवानी में पानी हमेशा खड़ा दिखा है बरसात के दिनों में, पहले भी देखा है, आज भी देख रहे हैं। कौन सा परिवर्तन आप कह रहे हैं, कौन सा विकास बता रहे हैं भिवानी का? देखिए भिवानी का जो हमारी टोपोग्राफी है हरियाणा की जी, भिवानी में कभी पानी होता नहीं था 95 से पहले। 95 में बाढ़ आई, ज़्यादा बारिश हुई और हमारे यहाँ इस रेलवे लाइन से आगे सारा टीले शुरू हो जाते हैं, लिफ्ट इरिगेशन शुरू हो जाती है, टिब्बे हैं, राजस्थान का जैसे इलाका है। जी जी। पानी बह के आया और वहाँ से वो बाढ़ एक बार सारा इलाका हमारा भर गया था। भिवानी के अंदर भी कई फुट पानी भर गया था, गाँव हमारे डूब गए थे और उसका परिणाम ये हुआ कि हमारे यहाँ सब सॉइल वाटर भी खराब हो गया और ये एक बॉल बन के हो गया है। उसके बाद से धीरे धीरे यहाँ सीवरेज की व्यवस्था, पानी निकालने की व्यवस्था और चीज़ की है। और हमारी सरकार ने अभी जो सलाइन वाटर की ज़मीन है बहुत सारे गांव ऐसे दादरी के हैं, बहुत सारे गांव हमारे तालू, धराना, लोहारू, जाटू, लोहारी, इधर के गांव है, मीताथल, अभी भी पानी भरा रहता है, अभी भी पूरा मुश्किल से खाली करवाया। मैं शहर की कह रहा हूँ। मैं शहर के अंदर जब घनश्याम दास सराफ आपके मंत्री होते थे तो उनके घर के बाहर भी पानी खड़ा देखा है हमने। 2 साल से मैं देख रहा हूँ जी, बारिश होती है 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए पानी भरता है। पहले वो पानी 3 दिन में निकलता था। मैं 2 साल से खुद चेक करता हूँ कि बारिश होती है 1 घंटे के लिए पानी भरता है, क्योंकि हमारा जो पुराना सीवर, पुराना ड्रेनेज सिस्टम, पानी पुराना जो वाटर सप्लाई है वो लोड नहीं ले पाता। लेकिन पंपिंग की व्यवस्था करके 1.5-2 घंटे के अंदर शहर के अंदर कहीं पानी नहीं रहा। हमने 2 साल से तो मैं देखता रहता हूँ और फॉलो करते हैं, प्रशासन को सख्त आदेश देते हैं कि जो भी टेम्परेरी व्यवस्था करनी है वो करिए। और परमानेंट व्यवस्था के लिए भी हम प्लानिंग कर रहे हैं कि शहर के अंदर चाहे ड्रेनेज का मुद्दा हो, चाहे पीने का मामला हो, चाहे वाटर सप्लाई का मामला हो या सीवरेज का हो, उसका सुधार करें और हो रहा है। ठीक है। शीतकालीन सत्र खत्म हो गया, कैसा रहा सत्र हमारी भिवानी के लिए?
कुछ मिला भिवानी को वहां से? नहीं, भिवानी को तो जब भिवानी को एक जिम्मेवार विधायक को भिवानी का मंत्री बना रखा है, जिसके पास सारे हरियाणा के किसानों की जिम्मेदारी है, और भिवानी आम तरफ किसान का क्षेत्र है जी। तो जितनी भी किसानों की नीतियाँ, भिवानी जिले को सबसे ज़्यादा अगर पिछले 2 साल में मिला है तो मैं कहता हूँ नहरी पानी है। हमारे यहाँ जो क्षेत्र है दक्षिण हरियाणा का, आज से 40 साल पहले 35 साल पहले नहरें बनाई थी, लिफ्ट इरिगेशन थी, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि नीतियाँ गलत होने से जो प्रभावशाली व्यक्ति हो जाते थे किसी क्षेत्र का, यहाँ का पानी को उठा के उधर ले जाते थे, दूसरे इलाके का कोई मुख्यमंत्री हो गया तो पानी हमारा वो ले जाता था। जो प्रभावशाली परिवार थे वो बिजली चोरी कर लेते थे, गरीब आदमी उसका बिजली का बिल देता था, बिजली आती नहीं थी। मैं ये कहता हूं कि भिवानी का ही नहीं, पूरे प्रदेश का सबसे अच्छा काम जो हुआ है, एक तो नौकरियों में भ्रष्टाचार बंद करना, बदलियों में पारदर्शी व्यवस्था करना, और इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर कोई काम हरियाणा में हुआ है तो बिजली की व्यवस्था का है। बिजली आज हरियाणा के 80-85% गाँव में 24 घंटे बिजली है, और बिजली की लाइन लॉसेज कम हुए हैं, बिजली के रेट 7 साल से नहीं बढ़े हैं। उसमें भिवानी आपने कहा कि लोहारू से आप प्रतिनिधित्व करते हैं और भिवानी को एक मंत्री मिला है, तो एक मंत्री पहले भी थी यहाँ से, आपके पड़ोस वाले हलके से ही, उन्होंने कहा बड़ा भेदभाव किया गया मेरे हलके के साथ। देखिए, वो सरकार के अंदर कोई बात हो, रहे मंत्री हो, उन दिनों में मैं कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगाना चाहता था, लेकिन हमेशा ही कुछ लोगों का स्वभाव होता है। कल बहुत गर्म रहा सदन, मतलब कुछ लोगों आपका का और कुछ लोगों लोहारू और तो शाम के स्वभाव की बात है। कुछ लोगों का स्वभाव होता है कि मिलजुल करके विकास कराए, कुछ लोगों का स्वभाव होता है कि हर वक्त झगड़ा ही रखे। सरकार में होते हुए भी वो एक ही चीज कहते थे कि अपस्टेज करेंगे, मोटी कलम लेके आएंगे, मुख्यमंत्री को बदल देंगे, मुख्यमंत्री को उखाड़ देंगे। हुआ क्या? किसका नुकसान हुआ? उस सरकार के अंदर भिवानी की तरफ चारों तरफ सड़क होती थी, उनके व्यवहार की वजह से पता चल जाता था कि भिवानी जिला शुरू हो गया, क्योंकि पीछे 4 लेन या 2 अलग अलग चौड़ी सड़क आती थी, भिवानी आते बाउंड्री में पता चल जाता था कि भिवानी की सड़कें टूटी पड़ी हैं, बिजली में कमी यहाँ है, पानी में यहाँ कमी है, नहरी पानी यहाँ का कोई और कहीं जा रहा था। ये चीजें, मैं आप ये विषय गलत उठा रहे हो, ये मैं कहना नहीं चाहता था। नहीं, इसके लिए भिवानी के अंदर, भिवानी में कोई मंत्री रहने की वजह से भी भिवानी को नुकसान हुआ। इसके लिए 2 लाइनें हैं, हम अल्फाजों को ढूंढते रह गए और वो आंखों से गजल कह गए। तो बिना नाम लिए आपने बहुत कुछ कह दिया। मैं एक ही चीज कहता हूं, अगर किसी भी जनप्रतिनिधि को जिम्मेवारी मिले तो वो वक्त होता है ज्यादा से ज्यादा विकास करे, ज्यादा से ज्यादा योजनाएं लेके आए, लेकिन हर वक्त कुर्सी के लिए संघर्ष करें। हमारी भारतीय जनता पार्टी में ये व्यवस्था नहीं है। कांग्रेस के अंदर आमतौर पर आपने देखा होगा कि हर जगह, हर प्रदेश में सत्ता का संघर्ष वहां बंद ही नहीं होता। यहाँ सेवा के लिए लगे रहते हैं, वो सत्ता प्राप्ति के लिए लगे रहते हैं हर वक्त। तो अब सेवा के लिए कांग्रेस में किसी को भी कोई कुर्सी मिली है, मुझे कोई संतुष्टि दिखाई नहीं देता पूरे देश। अब सेवा के लिए गांव में जाना, हलकों में जाना शुरू हो गया आपका? कभी बंद ही नहीं हुआ। पिछले साल भी नहीं? किसानों ने जो आंदोलन किया, उस दौरान जो विरोध हुए। मैं जब 2 साल से मिनिस्टर हूँ, कोई सप्ताह ऐसा नहीं है कि मैं अपने तुसाम में, बारडा में, भिवानी में, महेंद्रगढ़ में, भिवानी के अपने घर में ना आया हूँ। ये जरूर है कि 10, 20, 50 मेरे विरोधी दल के नेता झंडा किसान का दे के कभी कभी हल्ला गुल्ला करा देते थे। कोरोना आया तब भी मैं यहीं गया, सारे हॉस्पिटल की दौरा किया, टिड्डी आई तब भी मैं हर जगह गया। यहाँ कोरोना संकट के अंदर मैं अमेरिका से 30 लाख रुपए के कंसंट्रेटर करके तो शाम में, दादरी में, बारडा में, सब जगह बंटवाए, और हर वक्त मैं किसानों के बीच में रहा हूँ। और मैं मेरा भी समझता हूँ कि मैं अगर किसानों के बीच में नहीं रहूँगा, किसान मेरा महकमा है, किसानों की सेवा का दायित्व मुझे मिला है, तो और कौन रहेगा। हमेशा किसानों के बीच में रहा हूँ, हर हफ्ते गया हूँ, और कोई ऐसा सप्ताह ही नहीं है, बल्कि जो हो सकता है कि मैं कम जाता, लेकिन इस वजह से कि कोई ये कह रहे कि नहीं जाने देंगे, मैं उससे ज़्यादा गया। बहुत बढ़िया। फिर सदन में जो हुआ है एमएसपी को लेकर और किसानों पर जो केस दर्ज हुए आंदोलन के दौरान, उसकी वापसी को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल खड़े हुए वहाँ। देखिए जी,
पहली बात तो ये है कि हरियाणा सरकार जितने किसान हित में फैसले हमने किए हैं इतने किसी प्रदेश ने नहीं कर रखे। गन्ने का भाव सबसे ज्यादा हमारे यहाँ है, बाजरे की खरीद कोई प्रदेश नहीं करता, सबसे ज्यादा हमने किया है। 600 रुपये क्विंटल के हिसाब से 428 करोड़ रुपये भावांतर भरपाई का दिया है। माइक्रो इरिगेशन के हमने 85% सब्सिडी दे रहे हैं। अब मिकाडा विभाग हमने अलग बनाया है कि किसान हमारा जो खासकर दक्षिण हरियाणा है जिसमें भिवानी भी है कि यहाँ सबसे बड़ी समस्या आगे आने वाले वक्त में है तो भूजल की है। भूजल का अत्यधिक दोहन होने की वजह से पानी खत्म हो रहा है और हमने ये किसानों के लिए योजना बनाई कि अपने खेत में तालाब बनाए। क्यों? हमारे क्षेत्र के अंदर नहरी पानी की कमी है। एक पानी की वजह से फसल सारी 4 बार बोते टाइम मिल गया पानी, फिर मिल गया, फिर उसके खाद डाल दिए, लेकिन एक बार बारिश ना हो तो फसल खराब हो जाती है। हमने हर किसान के लिए कहा है कि टैंक बनवाइए, 100% पैसा हम सरकार से दिलवाएंगे। सामूहिक जमीन है 25 एकड़ की, कोई इकट्ठा होके कोऑपरेटिव कराइए। सोलर लाइट हम फ्री में लगवाएंगे, माइक्रो इरिगेशन फ्री में करवाएंगे और उसके हजारों किसानों ने इस चीज़ का लाभ उठाया है। हमारा मकसद ये है कि किसान जो है अत्यधिक दोहन कर रहे हैं उसको जल को उसको ना करें, माइक्रो इरिगेशन के हिसाब से पानी बचाएं। पॉन्ड अथॉरिटी हमने बनाई है, भूजल की अलग अलग योजनाएं बनाई हैं और अलग से भी हमने अब जो समस्या ये है कि ये देश में मुझे मानने में कोई दिक्कत नहीं है कि किसान की हालात कमजोर है। 70-80% किसान हमारा 2 हेक्टेयर से नीचे का है, कर्जे में दबा रहता है। मोदी जी ने कही 6,000 रुपये महीना दे तो रहे हैं, 6,000 रुपये महीना, 6,000 रुपये महीना हमारे हरियाणा जैसे किसान, पंजाब जैसे किसान के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन 6,000 रुपये महीना उड़ीसा के लिए, बंगाल के लिए, मध्य प्रदेश के किसान के लिए जहाँ पर 70-80 रुपये आज भी मजदूरी है। मेरी बहनें जो हैं एक साड़ी में 2-2 साल गुजार देती है, उनके लिए मायना रखता है। हमारे यहाँ थोड़ा सा जो पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, लेकिन जो सरकार के संसाधन होंगे तो उसको भी ज़्यादा बढ़ाएंगे। खाद की व्यवस्था हमने पिछले 7 साल से ना डीएपी का रेट बढ़ाया, ना 7 साल से ना यूरिया का रेट बढ़ाया। मैं यहीं आ रहा था, इतना कुछ किया आपने किसानों के लिए, लेकिन पिछले दिनों डीएपी को लेकर जो लाइनें लगी, बाद में फिर यूरिया की दिक्कत आई। देखिए साहब, कोरोना के संकट के वक्त में दुनिया भर की उद्योग धंधे, दुनिया भर की इंडस्ट्री, शिपिंग लाइन सब प्रभावित हुई थी, हमारे अकेले नहीं है। बिल्कुल। और ये सब आपको भी मालूम है कि डीएपी हमारे यहाँ पे नहीं बनती, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, बाहर से 80-90% आती है और डीएपी का भाव जो 1500-1600 रुपये था, जिस किसान को 1600 रुपये लेके भारत सरकार 1200 में बांटती थी, वो बढ़ के 3200 रुपये हो गया। वो उस भाव में भी नहीं मिल रही थी, लेकिन हमने जैसे तैसे करके भारत सरकार का मैं धन्यवाद करता हूं कि डीएपी जितने इससे पहले के सालों में 4 साल में जोश थी उससे ज़्यादा उपलब्ध कराई। ये जरूर हो सकता है कि एक दिन आगे पीछे होगी। हर पूरे जाके आज गांव में मैं कार्यक्रम था शहीद का, पूरे गांव में पूरी 3,000-4,000 की मीटिंग में पूछा मैंने उनसे कि कोई किसान खड़ा होकर बताए कि आपको डीएपी नहीं मिली। फिर ये कालाबाजारी का आरोप कैसे लगा? देखिए, एक हमारे यहाँ वो है कि जब शॉर्टेज की फीलिंग आ जाती है, आज यूरिया की जरूरत है, डीएपी कोई नहीं लेता, सरप्लस है। यूरिया लेने के लिए यूरिया एक बार उपयोग में नहीं आती। पहली बात तो यह है कि हमारी सरकार के बीच उसमें टाइम में गेहूं जो कांग्रेस के वक्त में सरसों जो है 2400 रुपये 25 रुपये बिकती थी, वो आज 7,000-8,000 रुपये बिकती है। किसान एकदम 4 लाख एकड़ जमीन जो है सरसों ज़्यादा बोई गई है और किसान को ये है कि सरसों अगर ये भाव रह गया और 10 क्विंटल 12 क्विंटल सरसों उसको हो जाए 80-90 हज़ार रुपये की हो जाएगी। आम तौर पर 1 यूरिया का बैग सरसों में लगता है पिछले 10 साल से। इस बार किसान डबल कर रहे हैं। हम हालांकि किसान को समझा रहे हैं, भैया ज़्यादा खाद डालने से उत्पादन नहीं बढ़ता, झाड़ बढ़ जाएगा, पौधा बढ़ जाएगा, उसको हवा भी नहीं मिलेगी, उसको धूप भी नहीं मिलेगी, लेकिन उसको समझाने में वक्त लगेगा। तो इस बार मुझे भिवानी जिले का मैंने खूब गहनता से अध्ययन किया, जितनी खाद पिछले 5 साल में मिली है एवरेज, उससे ज़्यादा मैं खाद दे चुका। मैंने किसानों भाइयों से जाके पूछा कि बीमारी क्या है, वो कहते हैं जी हम तो दो बैग डाल रहे, एक बार एक डाल रहे, पानी लगाए, अगली बार फिर एक डाल रहे। तो ये है। दूसरी एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि खाद की प्राइवेट कंपनियाँ हैं, सरकारी कंपनियाँ हैं, क्रिप्को है, इफ्को है, NFL है, और खाद की अपनी अपनी डीलरशिप है। क्रिप्को इफ्को का तो हम देते हैं पैक्स में, बाकी दुकानदार पे आता है। अब होता है कि भिवानी जिले में कल परसों
2 दिन के अंदर अंदर 200-150 जगह पर 80,000 के आसपास खाद के बैग बटे। लेकिन अभी भी आप कहोगे कि 2 दुकान ऐसी मिल जाएंगे जहां खाद नहीं है, कोई अफवाह फैला के वहां लाइन लगवा दे कि यहाँ नहीं। तो किसान इतने बेवकूफ थोड़े हैं कि अफवाह पर चले जाएंगे लाइन लगाने के लिए। किसान बेवकूफ नहीं है, किसान बेवकूफ नहीं है, हमारे चाहने वाले भी बहुत से हैं जो हम किसानों का भला कर रहे हैं, तो हमारे पक्षी पार्टी वाले ठीक है, हमारी कमियां ढूंढने में लगे रहते हैं और आर्टिफिशियल ऐसा माहौल करते हैं। दूसरा ये है कि जब कमी की फीलिंग आ जाती है तो जब जरूरत फरवरी मार्च में है उसकी भी अभी लेना चाहता है। लेकिन मैं हरियाणा के किसानों को, भिवानी के किसानों को वायदा करता हूं कि किसी भी भाई को ना डीएपी की कमी रहेगी ना यूरिया की कमी रहेगी। ठीक है, अब किसान आंदोलन स्थगित हो गया है, उनकी कुछ मांगे थी, कृषि कानून तो आपने वापस करवा दिए केंद्र को बोल के, अब उनके जो केस दर्ज हैं उनका क्या स्टेटस है? अभी असेंबली में कल ये विषय आया था, हमारे मुख्यमंत्री जी ने बोला था, पहली बात तो हरियाणा में आंदोलन का कोई औचित्य नहीं था। हरियाणा सबसे ज़्यादा फसल खरीदता है, सबसे ज़्यादा भाव देता है, सबसे ज़्यादा गन्ने का भाव है, सबसे ज़्यादा डायरेक्ट पेमेंट करता है, सबसे अच्छी हमारी मंडियां हैं, सबसे पड़ोसी प्रदेशों से बिजली भी सस्ती है, खाद बीज पानी सब व्यवस्थाएं हम करते हैं। अभी मंडियां हम और नई बना रहे हैं। ये बात चढ़ूनी को नहीं पता थी? चढ़ूनी तो आड़ती है, उसको अपनी समस्या है। चढ़ूनी किसान का नेता नहीं है, आड़तियों का नेता। पूरे 1 साल किसान नेता ही चला है। किसान नेता नहीं है वो, किसान नेता तो वो खुद क्लेम करता है। मैं आज आपके मंच के माध्यम से कहता हूं कि आड़ती का नेता हूं, राजनीतिक आदमी है, जमानत जब्त करा चुका है, पॉलिटिकल पार्टी बना रहा है, उसकी राजनीतिक इच्छा है और उसको हक भी है अपनी पार्टी बना के चुनाव लड़ सकता है जी, वो लड़े। लेकिन किसान बन के लड़ता है, किसानों के कंधे पर रख के जो लोग राजनीति करना चाहते हैं। हरियाणा का और देश का किसान इतना भोला नहीं है, वो हर चीज का वो समझता है कि वो क्या कर रहे हैं, उनको जवाब देगा। तो ये जो आंदोलन में किसानों की मौत हुई है उसमें कुछ किसान हरियाणा के भी थे, वो हम लिस्ट मांग रहे हैं जिला प्रशासन से। कुछ मुआवजे पर कुछ विचार बना है? हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि पहले डाटा तो मिले। अच्छा, देखिए इतना लंबा आंदोलन पहली बार हुआ हरियाणा में, हमने बहुत आंदोलन देखे हैं जी, सभी सरकारों में देखे। हमारा तो बारडा दादरी ये गढ़ रहा है, यहाँ पर 7 दिन के आंदोलन में गोलियां चल जाती थी, किसानों को गोली से भून दिया जाता था। ये आंदोलन इतना लंबा चला, हम बच के निकलते रहे, हाथ जोड़ के इधर उधर से जाते रहे, लेकिन हमने कहीं मिनिमम बल प्रयोग किया है। कहीं भी हमने कहा भी कुछ भी हो जाए किसान के ऊपर बल प्रयोग नहीं करना। और ये भी आपको पता है कि कोई आदमी, कोई किसान किसी हमारे उसमें झड़प में, उसमें लाठी से गोली से उसे तो मरा नहीं। लेकिन हमारी सरकार फिर भी कहती है कि किसान के आंदोलन के अंदर उसकी वजह से घर में भी अगर किसी की कोई मौत हुई है तो डाटा दे करके उसके अंदर नीति बना करके जो उचित होगा वो कार्रवाई करें। भिवानी का एनसीआर बोर्ड के तहत रहना आप फायदेमंद मानते हैं या नुकसानदायक है? देखिए, हमने जब ये फैसला हुआ था तो इसका स्वागत किया था और सारे भिवानी वालों को ये तसल्ली हो गई थी कि अब भिवानी मेट्रो से जुड़ जाएगा, अब भिवानी दिल्ली बन जाएगा, दिल्ली बन जाएगा, यहाँ से रोज हेलीकॉप्टर की सेवा भी हो जाएगी, यहाँ पता नहीं क्या क्या लोग लोकल बस भी चलने नहीं जाएंगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और उल्टा जो हमारे कारोबारी हैं, कोई भट्ठे वाला, ईंट वाला है, कोई क्रेशर वाला है, कोई छोटी यूनिट लगा रखा है, उसके अंदर पॉल्यूशन दिल्ली में होता है, प्रतिबंध भिवानी में लगता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इसका हमें लाभ तो पिछले 7-8 साल में मिला नहीं, हमें तो इससे बाहर कर दिया जाए। मेरी तो ये विचार है कि भिवानी, ज़्यादातर भिवानी के लोग इसका स्वागत करेंगे कि प्रतिबंध ज़्यादा लग गए और हमें लाभ मिला नहीं। हम तो जो हमारे संसाधन हैं उसी में विकास कर लेंगे, एनसीआर वाली पाबंदियों से हमें छुटका मिल जाए, छुटकारा मिल जाए। आगे भिवानी के लिए क्या योजनाएं हैं आपके पास? देखिए, भिवानी के लिए बेसिक क्या है, किसी देश का विकास करना है, चाहे वो भिवानी हो, रोहतक हो, और कोई जिला हो, प्रदेश हो। सरकार का काम होता है अच्छी लॉ एंड ऑर्डर देना, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देना, अच्छी हेल्थ फैसिलिटी। बाकी काम एंटरप्रेन्योर हैं, लोग हैं, कारखानेदार हैं, वो करेंगे। सारी दुनिया का विकास का मॉडल यही रहा है, जहाँ जहाँ कम्युनिस्ट देशों को छोड़ करके, जहाँ जिसमें चाइना है, रसिया है, लेकिन कम्युनिस्ट देशों में भौतिक विकास तो हो गया, मानव विकास नहीं हुआ। वहाँ लोगों का ना आज़ादी है, ना कोई उनका शोषण होता रहता है। तो हमारा काम, कोशिश ये है कि भिवानी को ऐसी
कनेक्टिविटी दें, जो हुई भी है। पहले भी दिल्ली से भिवानी जाने का मुझे पता है 3 घंटे लगते थे, आज मैं दिल्ली जाता हूं तो 2 घंटे से कम समय हो गया। ये रोड की वजह है, अच्छी कनेक्टिविटी की वजह से है। गाड़ियां और अच्छी, हम फास्ट ट्रेन चलाएंगे, इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाने की। भिवानी को रोहतक कब तक बना देंगे? नहीं, भिवानी को रोहतक ही क्यों बनाए? भिवानी को चंडीगढ़ बनाए, भिवानी को गुड़गांव बनाए। हम हमारी रोहतक तो केंद्र में रहा ना चर्चा के। ना, हमारी अगर सोच है तो रोहतक से आगे की है। अंतर तो रोहतक और भिवानी का ही था जो आपने बताया पहले। कोई बात नहीं, सोच तो अच्छी रखनी चाहिए। भिवानी को हम गुड़गांव, फरीदाबाद, दिल्ली से बेहतर क्यों नहीं बना सकते? उसके लिए हमारे दिमाग में जो सोच है उसके लिए कोशिश करेंगे। ठीक है मंत्री जी, आप इंडिया न्यूज़ हरियाणा के इस कार्यक्रम में आए और सैल्यूट भिवानी जो कार्यक्रम है इसको आपने समय दिया, आपका बहुत धन्यवाद। अगर आप कुछ अपनी तरफ से कोई मैसेज देना चाहते हैं भिवानी की जनता को तो प्लीज़। मैं आपके माध्यम से सारे भिवानी वासियों को, मेरे भाइयों को बधाई देता हूं कि हमारा ज़िला जो है 50वें साल में प्रवेश कर गया है और मिलजुल करके आने वाले वक्त में हम तेज़ गति से विकास करेंगे। भिवानी में जो सुविधाओं की कमी है उसको बढ़ाएंगे और भिवानी के सारा जनमानस मिल करके एक ऐसा परिवार का माहौल में रह करके सुविधाएं देंगे। और जो दुनिया आजकल, सारा दुनिया जो है ग्लोबल विलेज हो गया है, सारी दुनिया से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। दुनिया के अंदर जो बेस्ट है, बेस्ट फैसिलिटीज़ है, वो हमारे शहर में लाने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आप सभी सज्जनों का जिन्होंने इस कार्यक्रम में शामिल होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है, भिवानी को सैल्यूट करने में इंडिया न्यूज़ हरियाणा का सहयोग किया है। आप सबका भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर। अब प्रतिभाओं का, उन कोरोना योद्धाओं का और साथ ही साथ खाकी का सम्मान जिसने न केवल कोरोना काल में बल्कि हर मोर्चे पर अहम भूमिका निभाई है। सबसे पहले डीएसपी वीरेंद्र जी, कर्तव्य परायणता की मिसाल। मंत्री जी से अनुरोध और साथ ही संपादक जी से भी अनुरोध कि इन प्रतिभाओं का सम्मान करें, इन योद्धाओं का सम्मान करें। डीएसपी वीरेंद्र जी। उसके बाद इंस्पेक्टर कुलदीप जी, SIS। साइबर सेल प्रभारी रमेश जी, रमेश कुमार जी। ये वो योद्धा जो हर मोर्चे पर डटे रहते हैं। अभिषेक जी, पुलिस PRO हैं। PSI तमन्ना नैन। महिला सेल इंचार्ज ASI बिमला। ASI शर्मिला जी। संपादक जी से अनुरोध, इस सत्र के मुख्य अतिथि हरियाणा के कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के मंत्री JP दलाल साहब को भी इंडिया न्यूज़ हरियाणा की तरफ से मोमेंटो देकर सम्मानित करेंगे। संपादक जी से Presented by Saraswati Vidya Vihar Senior Secondary School, Asalwas, Dubia, Bhiwani, the most premier CBSE school in Bhiwani.
एजुकेशन पार्टनर भिवानी पब्लिक स्कूल, लेइंग फाउंडेशन फॉर द चाइल्ड सक्सेस, ICS कोचिंग सेंटर, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाला हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर। फूड पार्टनर लक्ष्मी बीकानेर मिष्ठान भंडार, विश्वास 30 वर्षों का। वेन्यू पार्टनर आदर्श महिला महाविद्यालय